रात के करीब 9:30 बजे थे जब रोहन, अंश, विकास और समीर ने शहर की आखिरी स्ट्रीट लाइट को पीछे छोड़ा और बाइक जंगल की कच्ची सड़क पर मोड़ दी। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो सर्दी वाली ठंड नहीं, बल्कि ऐसी जो धीरे धीरे गर्दन के पीछे चढ़ती है और दिल में अजीब सी बेचैनी भर देती है। समीर ने हंसते हुए कहा था कि लोग बेवजह इस जंगल से डरते हैं, लेकिन उसकी हंसी में भी हल्की घबराहट छिपी थी। सबको पता था कि इस जंगल के बीच एक पुराना घर है, टूटा हुआ, वीरान और सालों से बंद। गांव वाले कहते थे वहां कोई नहीं रहता, फिर भी हर अमावस की रात वहां एक औरत दिखाई देती है। बाइकें धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रही थीं। पेड़ों की टहनियां ऊपर आपस में ऐसे उलझी थीं जैसे आसमान को ढक लेना चाहती हों। चांद बादलों में आधा छिपा हुआ था और उसकी रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। रोहन ने अचानक बाइक रोकी। सामने टूटी हुई लोहे की गेट दिखाई दे रही थी, जंग लगी, आधी जमीन में धसी हुई। उसके पीछे धुंध में वो घर खड़ा था। घर को देखकर चारों कुछ पल चुप रह गए। दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई थी, खिड़कियों में कांच नहीं थे, सिर्फ काली खाली जगहें, जैसे किसी ने आंखें निकाल ली हों। छत का एक हिस्सा धसा हुआ था, फिर भी घर खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। अंश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलो, डर किस बात का है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई, सच में ठंडी, जैसे किसी ने बर्फ की सांस उनके चेहरों पर फूंक दी हो। दरवाजा आधा खुला हुआ था। रोहन ने उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और आवाज जंगल में गूंज गई। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर के फटे टुकड़े चिपके थे। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन धूल पर ताजे पैरों के निशान थे। चारों एक साथ रुक गए। यहां कोई आया है, विकास ने धीरे से कहा। लेकिन उन पैरों के निशान सिर्फ अंदर की ओर थे, बाहर जाने वाले निशान नहीं थे। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थीं, लकड़ी की बनी हुई, हर कदम पर चरमराहट होती। ऊपर एक लंबा गलियारा आ रहा था, दोनों तरफ कमरे। आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। समीर ने मजाक में कहा, यही होगा चुड़ैल का कमरा। उसी पल दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा और खुल गया। हवा नहीं चल रही थी, सबके गले सूख गए। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर काली कालिख जैसे निशान थे। बीच में एक टूटी कुर्सी पड़ी थी और खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो खिड़की की तरफ देख रही थी। चारों जड़ हो गए। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। अंश चीखा, भागो, लेकिन आवाज उसके गले से पूरी निकली ही नहीं, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। औरत मुस्कुराई। उसके होंठ फटे हुए थे, दांत असामान्य रूप से लंबे। अचानक दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा, मोबाइल की टॉर्च बंद। कमरे में सिर्फ उसकी धीमी हंसी गूंज रही थी। तुम खुद आए हो, उसकी आवाज चारों तरफ से आ रही थी। अब जाओगे कैसे? रोहन ने दरवाजा खींचा, नहीं खुला। समीर पीछे हटते हुए दीवार से टकराया, लेकिन दीवार नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि पीछे कुछ नरम और ठंडा है। उसने पलट कर देखा। वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी हो चुकी थी। आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। समीर चीखा। अचानक रोशनी वापस आई। कमरा खाली था, दरवाजा खुला हुआ था। सिर्फ समीर जमीन पर पड़ा था, बेहोश। तीनों ने उसे उठाया और नीचे भागे। बाहर आकर उन्होंने पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। ऊपर वाली खिड़की में वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें थीं और वो सीधे रोहन को देख रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और मुस्कुराई। अगले ही पल खिड़की खाली थी। समीर होश में आया तो उसका चेहरा सफेद था। उसने कांपती आवाज में कहा, वो कह रही थी ये घर उसका नहीं है। तीनों ने एक साथ पूछा, क्या मतलब? समीर की आंखें फैल गईं। वो कह रही थी ये जंगल उसका है। और उसी पल जंगल के अंदर पेड़ों के बीच खड़ी उन सफेद परछाइयों को देखते ही रोहन के पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध घुल गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर कुछ फुसफुसाहटें तैर रही थीं।
समीर अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखें पेड़ों के बीच जमी थीं, जैसे वो कुछ और भी देख पा रहा हो जो बाकी तीनों को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंश ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है वहां? उसकी आवाज जंगल में गूंजकर वापस आई, लेकिन जवाब में वही लंबी खिंची हुई सांस जैसी आवाज सुनाई दी। एक पल में वो परछाइयां गायब हो गईं, जैसे वे कभी थी ही नहीं। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ और घने लग रहे थे, अंधेरा और गाढ़ा। रोहन ने कहा, हमें अभी निकलना होगा। उन्होंने समीर को सहारा दिया और बाइक की तरफ बढ़े, लेकिन जहां उन्होंने बाइक खड़ी की थी वहां अब कुछ भी नहीं था। जमीन खाली थी, सिर्फ गीली मिट्टी और टेढ़े मेढ़े निशान। ये कैसे हो सकता है? विकास की आवाज टूट गई। उसी वक्त पीछे से सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। सबने एक साथ पलट कर देखा। दूर धुंध के बीच वही पुराना घर फिर से दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार घर पहले से ज्यादा पास लग रहा था, जैसे वो खुद उनके करीब आ गया हो। समीर अचानक बोला, वो हमें जाने नहीं देगी। कौन? रोहन ने पूछा। समीर की आवाज बदल गई थी, भारी धीमी, जैसे किसी और की हो। वो नहीं, वो जो जंगल की मालकिन है, वो हमें बुला रही है। अंश ने झटके से समीर को पकड़ा। तू पागल हो गया है क्या? समीर की गर्दन धीरे धीरे बाईं तरफ झुकी, फिर दाईं तरफ, और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए। वो कहती है, तुम 4 नहीं हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्या मतलब? विकास ने फुसफुसाया। समीर मुस्कुराया, हम 5 हैं। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां एक साथ झूलने लगीं और उनके पीछे से कदमों की आहट आई, सूखे पत्तों पर नंगे पैरों की धीमी आवाज। रोहन ने टॉर्च घुमाई। रोशनी पेड़ों के तनों पर पड़ी, फिर जमीन पर, और फिर एक जोड़ी पैरों पर रुक गई। सफेद पतले मिट्टी से सने पैर। धीरे धीरे रोशनी ऊपर गई। वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। आंखें काली नहीं थीं, वे गहरी, धसी हुई और लाल थीं। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि जैसे पानी में तैर रहे हों। वो मुस्कुराई। घर देखा तुमने? रोहन पीछे हट गया। तू क्या चाहती है? वो औरत कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं कुछ नहीं चाहती, जंगल चाहता है। अचानक जमीन हिलने लगी। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम होकर धंसने लगी। विकास गिर पड़ा। मिट्टी से ठंडे हड्डी जैसे हाथ बाहर निकल आए और उसकी टांग पकड़ ली। अंश ने उसे खींचा, लेकिन हाथों की पकड़ मजबूत थी। वो भूखा है, औरत ने कहा। सालों से कोई खुद चलकर नहीं आया। रोहन ने पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाकर मिट्टी पर मारा। हाथ कुछ पल के लिए ढीले पड़े। विकास छूटकर बाहर आया। चारों भागने लगे, लेकिन जंगल बदल चुका था। रास्ता सीधा नहीं रहा। हर दिशा में वही पेड़, वही धुंध। अचानक उनके सामने फिर वही घर खड़ा था। दरवाजा खुला। अंदर से पीली रोशनी निकल रही थी। अंदर आओ, आवाज घर के भीतर से आई। बाहर तो रास्ता नहीं है। समीर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको, रोहन चिल्लाया, लेकिन समीर ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। वो दरवाजे के अंदर चला गया। तीनों मजबूरी में उसके पीछे गए। घर के अंदर अब सब कुछ बदला हुआ था। दीवारें साफ थीं, फर्श पर धूल नहीं थी। दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, और उस आईने में चारों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। लेकिन असली कमरे में वे सिर्फ 3 थे। समीर कहीं नहीं था। अंश ने कांपते हुए आईने की तरफ इशारा किया। वो वहां है। आईने में समीर उनके पीछे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। आईने में खड़ा समीर मुस्कुराया और धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। उसी पल असली दुनिया में उनके पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। तीनों ने एक साथ पलटकर देखा। समीर उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें सामान्य थीं। वो हाफ रहा था। मैं ऊपर चला गया था। अंश ने आईने की तरफ देखा। अब आईने में सिर्फ 3 लोग थे। समीर गायब था। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। दीवारों से हल्की फुसफुसाहट आने लगी। एक रह जाएगा, 3 जाएंगे, एक रह जाएगा। वो औरत आईने के अंदर दिखाई दी। इस बार वो आईने के भीतर से उन्हें देख रही थी। उसने धीरे धीरे आईने की सतह पर हाथ रखा। कांच में दरार पड़ गई। एक तेज आवाज के साथ आईना टूट गया। कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, अब खेल शुरू हुआ है। और उसी पल रोहन को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई और भी खड़ा है, सांस लेता हुआ। अंधेरे में सांसों की वो धीमी आवाज जैसे सीधे रोहन की गर्दन के पीछे टकरा रही थी। कमरे में इतनी गहरी खामोशी थी कि दिल की धड़कन भी किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। अंश ने कांपते हुए फुसफुसाया, पीछे कोई है, लेकिन कोई भी मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज आई। 1, 2, 3 कदम, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। विकास ने मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बार बार झिलमिलाकर बंद हो जा रही थी। उसी झिलमिलाती रोशनी में एक परछाई सीढ़ियों पर दिखाई दी। वो औरत नहीं थी, वो कोई और था।
लंबा झुका हुआ शरीर, हाथ असामान्य रूप से लंबे, सिर थोड़ा तिरछा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। समीर अचानक पीछे हट गया। ये वो नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहती थी वो अकेली नहीं है। सीढ़ियों पर खड़ा वो साया धीरे धीरे नीचे उतरा। हर कदम के साथ लकड़ी ऐसे कराह रही थी जैसे दर्द में हो, जैसे घर खुद उससे डर रहा हो। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू क्या चाहता है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर थोड़ा और झुका लिया। फिर अचानक कमरे की दीवारों से एक साथ फुसफुसाहट उठी। रक्षक, जंगल का रक्षक, जो बचा है वो उसका है। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियों पर किसी ने बाहर से चोट मारी। कांच टूटने की आवाज गूंजी, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साया अब उनके बिल्कुल सामने था। मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। त्वचा सूखी और फटी हुई, होंठ नहीं थे, दांत खुले हुए, और उसकी आंखों में खालीपन नहीं था, वहां गुस्सा था। तुमने देखा है। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। अब तुम जा नहीं सकते। अंश चिल्लाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा गलियारा था। भागो, रोहन चिल्लाया। चारों गलियारे में दौड़ पड़े, लेकिन गलियारा लंबा होता जा रहा था। जितना दौड़ के उतना ही आगे बढ़ता जाता। पीछे से भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। वो साया उनका पीछा कर रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अचानक हिलने लगी। एक तस्वीर गिरकर टूटी। कांच के पीछे एक पुरानी फोटो थी, उसी घर की, लेकिन फोटो में घर के सामने 4 नहीं 5 लड़के खड़े थे। रोहन ने दौड़ते दौड़ते फोटो उठा ली। 5वां लड़का उनका दोस्त निखिल था। निखिल जो 3 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गया था। रोहन के हाथ कांप गए। निखिल उसके मुंह से निकला। पीछे से अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। रोहन। आवाज पहचान में आने वाली थी। चारों रुक गए। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ, अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। रोहन। वही आवाज फिर आई। वो निखिल की थी। रोहन बिना सोचे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन खुद को छोड़ाकर अंदर चला गया। कमरा खाली था। बीच में एक कुर्सी, और उस कुर्सी पर निखिल बैठा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली। तू जिंदा है? रोहन की आवाज टूट गई। जिंदा? उसने धीरे से दोहराया। मैं यहां हूं क्योंकि तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। हमने तुझे नहीं छोड़ा, तू खुद गायब हो गया था। निखिल की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। कोई खुद नहीं जाता, यहां से कोई खुद नहीं जाता। अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी। उसके अंदर से वही लंबा साया बाहर निकल आया। एक रह जाएगा, वो भारी आवाज फिर गूंजी। पीछे से अंश और विकास कमरे में घुसे। समीर दरवाजे पर खड़ा था, जैसे जड़ हो गया हो। साया अब कमरे के बीच में था। उसने अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं। कमरे की हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। अचानक समीर चिल्लाया, ये घर असली नहीं है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये हमें दिखा रहा है जो हम डरते हैं। ये हमारा डर खा रहा है। साया कुछ पल के लिए रुक गया। रोहन ने हिम्मत करके आंखें बंद कर लीं। उसने निखिल की तस्वीर कसकर पकड़ी। तू हमें तोड़ नहीं सकता। अंश और विकास ने भी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा, फिर एक तेज चीख। जब उन्होंने आंखें खोली, कमरा खाली था। न निखिल, न साया, लेकिन समीर गायब था। दरवाजा खुला हुआ था। गलियारे के आखिर में सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं, और ऊपर से समीर की आवाज आ रही थी, मुझे मिल गया, रास्ता मिल गया। उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन वो समीर की हंसी नहीं थी। वो उसी औरत की हंसी थी जो पहली रात खिड़की में खड़ी थी, और सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से लाल रोशनी बाहर फैल रही थी। सीढ़ियों के ऊपर खुलते उस दरवाजे से लाल रोशनी ऐसे बाहर फैल रही थी जैसे किसी ने अंधेरे में घाव खोल दिया हो।
रोहन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज पूरे घर में गूंज रही है। अंश और विकास उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों से साफ था, अब डर सिर्फ डर नहीं रहा, वो पछतावा बन चुका था। ऊपर से समीर की हंसी फिर गूंजी, लेकिन उसमें अब इंसानीपन नहीं था। वो लंबी, खिंची हुई और किसी गुफा में गूंजती आवाज जैसी थी। आओ रोहन। रोहन ने सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पैरों को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। अंश ने उसका कंधा पकड़ लिया। ये जाल है, रोहन ने धीमे से कहा। अगर समीर ऊपर है तो हमें जाना होगा। तीनों धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर का कमरा बाकी घर से अलग था। दीवारें काली नहीं थी, वे लाल थीं, जैसे उन पर किसी ने ताजा खून पोत दिया हो। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा गोल निशान बना था, राख और अजीब चिन्हों से, और उस गोल निशान के बीच समीर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर सीधा, दोनों हाथ हवा में उठे हुए। उसके पैरों के नीचे जमीन पर काला धुआं घूम रहा था। समीर! विकास चिल्लाया। समीर की आंखें धीरे धीरे खुली, पूरी तरह काली। उसके होंठ हिले। अब कोई नहीं जाएगा। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभर आईं, दर्जनों। हर परछाई एक औरत की थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, और सब एक साथ फुसफुसा रही थी। एक रह जाएगा, एक उसका होगा। रोहन आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस गोल निशान के अंदर कदम रखा, जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। वो गिरा, लेकिन नीचे फर्श नहीं था। वो किसी और जगह पहुंच गया। जंगल, घना अंधेरा जंगल। लेकिन इस बार जंगल सूखा नहीं था। पेड़ों से काला तरल टपक रहा था। हवा में जलने की गंध थी, और दूर वही घर खड़ा था। लेकिन इस बार घर नया था, टूटा नहीं, पूरा। दरवाजे पर 5 लड़के खड़े थे। वो, अंश, विकास, समीर और निखिल। रोहन समझ गया, ये उस रात का दृश्य था, 3 साल पहले। निखिल हंस रहा था। डरते क्यों हो? उसने कहा था। फिर वो अकेला अंदर गया था। बाकी 4 बाहर इंतजार करते रहे, और वे भाग गए थे। उन्होंने सच में उसे छोड़ा था। जंगल में खड़े रोहन के सामने अचानक निखिल प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली। तुम वापस नहीं आए? उसकी आवाज टूटी हुई थी। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। हम डर गए थे, और मैं, निखिल चिल्लाया, मैं अकेला था। अचानक जमीन से काले हाथ निकले और निखिल को नीचे खींच लिया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। रोहन ने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, वो फिर उसी लाल कमरे में था। समीर हवा में उठा हुआ था। उसकी पीठ पीछे झुक रही थी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। उसकी हंसी अब कई आवाजों में बदल चुकी थी। अंश रोहन के पास आया। ये उसे ले रही है। कमरे के कोने में वही चुड़ैल खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। मैं नहीं लेती, उसने कहा। जंगल लेता है। जो धोखा देता है वो यहीं रह जाता है। रोहन ने गुस्से से कहा, हम बच्चे थे। डर और धोखा उम्र नहीं देखते। उसकी आवाज ठंडी थी। समीर की चीख गूंजी। उसका शरीर अचानक नीचे गिरा। वो बेहोश जमीन पर पड़ा था। कमरे की लाल रोशनी तेज होने लगी। दीवारें कांपने लगीं। एक रह जाएगा, परछाइयां फिर बोली। अचानक विकास का पैर उसी गोल निशान में फंस गया। काले हाथों ने उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाया। अंश ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ मजबूत थी। रोहन! विकास की आंखों में डर था। रोहन आगे बढ़ा। उसने विकास का हाथ पकड़ा। चुड़ैल उन्हें देख रही थी। कौन रहेगा? उसने पूछा। रोहन समझ गया, जंगल बदला चाहता है। निखिल के बदले किसी एक को रहना होगा। काले हाथ विकास को नीचे खींच रहे थे। उसकी पकड़ छूट रही थी। रोहन ने अंश की तरफ देखा। अंश की आंखों में सवाल था। रोहन ने अचानक फैसला लिया। उसने विकास का हाथ और कसकर पकड़ा और खुद उस गोल निशान के अंदर कदम रख दिया। काले हाथ तुरंत उसकी टांगों से लिपट गए। रोहन! अंश चिल्लाया।
रोहन ने विकास को पूरी ताकत से बाहर धक्का दिया। इस बार कोई पीछे नहीं छूटेगा, उसने कहा। काले हाथ उसे नीचे खींचने लगे। चुड़ैल की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। अब बराबरी है, उसने फुसफुसाया। अचानक पूरा घर जोर से कांपा। अंश और विकास ने समीर को उठाया और कमरे से बाहर भागे। सीढ़ियां टूट रही थीं, दीवारें दरक रही थीं, जैसे घर खुद ढह रहा हो। पीछे से रोहन की आवाज आई, लेकिन वो मदद की आवाज नहीं थी, वो हंसी थी, गहरी, भारी। अंश ने पीछे मुड़कर देखा। लाल कमरे के बीच काले धुएं में खड़ा रोहन दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके पीछे निखिल खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अगले ही पल पूरा घर जमीन में धंस गया। जंगल शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने जंगल के बीच खाली जमीन देखी। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ सूखी मिट्टी। 3 लड़के सड़क किनारे बेहोश मिले, समीर, अंश और विकास। रोहन कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी अमावस की रात उस जंगल में एक घर दिखाई देता है और खिड़की पर 2 परछाइयां खड़ी होती हैं। एक लंबे बालों वाली औरत और उसके पास एक लड़का जिसकी आंखें पूरी काली होती हैं। और जब कोई पास आता है तो अंदर से आवाज आती है, आओ, इस बार कोई अकेला नहीं जाएगा।